हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। हम लोग आज एक बार फिर से एक कंसेप्ट वीडियो के साथ हाजिर हैं। कंसेप्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक जिसका कंसेप्ट डिस्कशन करेंगे और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का अपना कंसेप्ट वीडियो है एडमिसिबिलिटी ऑफ वेव फंक्शंस पर, है ना। एडमिसिबल वेव फंक्शन, एडमिसिबल वेव फंक्शन। क्वांटम मैकेनिक्स अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे मेन बेसिक फंडामेंटल चीज ये है कि वेव फंक्शन पता होना चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहले सवाल यही उठता है कि अच्छा, वेव फंक्शन जो आप बोल रहे हैं वो वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, उस वेव फंक्शंस पर क्या लिमिटेशंस है। मतलब वेव फंक्शंस तो पता होगा, वेव फंक्शन अगर हमें आइडिया नहीं है कि वो क्या है तो फिर आगे की स्टडीज कैसे करेंगे। तो कुछ कंडीशंस है कि आप जो वेव फंक्शन कंसीडर कर रहे हो उस पर ये रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करने हैं। अगर वेव फंक्शन इन चीजों को फॉलो कर रहा है तब डेफिनेटली आपके जो भी रिजल्ट देगा वो करेक्ट रिजल्ट देगा। ठीक है, तो आपका वेव फंक्शन साई एक्स, साई एक्स, ये आपका वेव फंक्शन है। ये कुछ कंडीशंस, कुछ रूल्स कह सकते हैं जिनको फॉलो करना ही चाहिए। और क्यों फॉलो करना चाहिए उसके लिए भी रीजंस है अपने पास, वैलिड रीजंस है। बिकॉज वेव फंक्शन में ये बोला गया है कि वेव फंक्शन जो है वो क्या करता है, आपको अगर उसका स्क्वायर कर दो तो वो आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देगा। जैसे साई एक्स स्क्वायर की बात करें, साई एक्स मॉड स्क्वायर, तो ये क्या बताता है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है। और अगर मैं इसको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी करूं, डी एक्स करूं, इंटीग्रेट करूं, इसका मतलब क्या, ये कंप्लीट प्रोबेबिलिटी बताता है। तो साई एक्स मॉड स्क्वायर के बारे में हम कह सकते हैं कि ये किसी पार्टिकल के x एंड x प्लस डी एक्स के बीच होने की प्रोबेबिलिटी को शो करता है। ठीक है, तो ये अगर प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है तो डेफिनेटली कुछ कंडीशंस हम प्रोबेबिलिटी से उठा सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे बात कर लो तो प्रोबेबिलिटी अलग अलग नहीं होनी चाहिए, एक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सेम प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों है? देखो, प्रोबेबिलिटी या कह सकते हैं चांसेज, वो एक इवेंट के लिए अलग अलग नहीं हो सकता है ना, इस वजह से। तो साई एक्स आपका जो है वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट फाइनाइट होना चाहिए एवरीवेयर, फाइनाइट एवरीवेयर। फाइनाइट क्यों होना चाहिए? फाइनाइट होने के लिए भी अगेन कंडीशन यही आती है, प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइट हो ही नहीं सकती। प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1, एंड मिनिमम 0, यानी 0 से 1 के बीच में। या परसेंटेज में बात करें अगर तो 0 से 100% पॉसिबिलिटी, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, फाइनाइट। और प्रोबेबिलिटी कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, साई एक्स मॉड स्क्वायर। साई एक्स मॉड स्क्वायर अगर फाइनाइट होता है इसका मतलब साई एक्स आपका क्या होना चाहिए, हर जगह फाइनाइट होना चाहिए। आपका साई एक्स ही ब्लोन अप हो गया, यानी कहीं पर इनफाइनाइट हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी भी इनफाइनाइट होगी और वो फिजिकल रियलाइजेबल नहीं होगा। ठीक है, बी सिंगल वैल्यूड, सिंगल वैल्यूड प्रोबेबिलिटी एक पॉइंट पर, एक पोजीशन पर एक ही वैल्यू हो सकती है। यानी क्लास में अगर किसी क्लास में 30 स्टूडेंट्स है और उनमें से अगर पूछा जाए कि 75% अटेंडेंस कंप्लीट हो, इसके क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी एक ही वैल्यू होगी। ऐसा थोड़ी होगा कि क्या चांसेस है, इसके 10% चांसेस भी है, 20% भी है, 30% भी है, जो सारे बहुत सारे बोल दिए 100 भी है, तो वो तो कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं हुआ। यानी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए, पर्टिकुलर एक इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइनाइट डिफाइन होती है। और अगेन प्रोबेबिलिटी कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, साई एक्स मॉड स्क्वायर। अगर साई एक्स मॉड स्क्वायर सिंगल वैल्यूड है, एक जगह एक वैल्यू है, तो साई एक्स की भी सिंगल वैल्यू होनी जरूरी है। थर्ड, ये कंटिन्यूस होना चाहिए,
बिकॉज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वो कंटिन्यूस ही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी पॉइंट x पर प्रोबेबिलिटी आपके पास 70% आए और उसके जस्ट नेक्स्ट पे 0 हो जाए, ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बिल्कुल ऐसे अब्सर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है। अगर डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो ग्रेजुअल डिक्रीज होगा, रैपिड या इंस्टेंटेनियस डिक्रीज नहीं होगा। और इसी को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ लास्ट है डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल होने की भी सेम कंडीशन है, डिफरेंशिएबल। और सबसे इंपॉर्टेंट स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। स्क्वायर इंटीग्रेबल का मीनिंग क्या है, क्यों होना चाहिए स्क्वायर इंटीग्रेबल? स्क्वायर इंटीग्रेबल, स्क्वायर इंटीग्रेबल इसलिए चाहिए बिकॉज आपका साई एक्स जो है, साई एक्स को आप देखो, इस लास्ट लाइन पर जाइए, लिखा क्या है? स्क्वायर इंटीग्रेबल, यानी साई एक्स का आपने स्क्वायर किया, फिर क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया, ठीक है, किसी लिमिट्स के लिए इंटीग्रेट कर दिया सपोज। अब ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है कि पार्टिकल के A1 से A2 के बीच होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर ये इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, आप इंटीग्रेट ही नहीं कर सकते, तो पार्टिकल के A1 से A2 के बीच में होने की प्रोबेबिलिटी निकालने का कोई चांस ही नहीं बनता। इसका मतलब ये एक फिजिकल वैल्यू है, डेफिनेटली वैल्यू आनी चाहिए, कोई ना कोई जीरो हो सकता है, इससे ज्यादा क्या हो, है ना। इसके अलावा मैक्सिमम 1 हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है, बट अदर देन इसके कोई ना कोई तो प्रोबेबिलिटी होगी ही होगी। ऐसा नहीं है कि प्रोबेबिलिटी किसी पार्टिकल की होगी ही नहीं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू है कोई ना कोई फाइनाइट रिजल्ट देना चाहिए, और ये फाइनाइट कब देगा? जब ये इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा, यानी स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। सो अगर कोई वेव फंक्शन ये सारी कंडीशंस फॉलो करता है तो वो वेव फंक्शन हम क्या बोलेंगे? एडमिसिबल वेव फंक्शन, यानी कि वो वेव फंक्शन क्वांटम पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, ठीक है। देन हम बात करते हैं क्लासिकल अलाउड एंड क्लासिकल फॉरबिडन की, और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे, थोड़ा सा रियलाइजेशन आएगा इसके बारे में। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? देखो, टोटल एनर्जी E इक्वल्स टू टी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, प्लस V होता है। T की बात करो तो E माइनस V हो जाएगा। E आपका T प्लस V है। अगर काइनेटिक एनर्जी आप बोलें कि काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर वाला केस लें, इसका मतलब T ग्रेटर देन 0, T ग्रेटर देन 0, या T इक्वल्स टू E माइनस V है। T ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब E ग्रेटर देन V होगा, इसका मतलब E ग्रेटर देन V। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है? पार्टिकल, जो भी पार्टिकल डिस्क्राइब हो रहा है वो रियल में डिस्क्राइब हो रहा है, यानी कि उसके पास रियल मोमेंटम है। काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है, इसका मतलब रियल मोमेंटम है, इसका मतलब वहां पर अलाउड वाली कंडीशन होगी, यानी यहां पार्टिकल हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी अगर आप बात करो कि लेस देन 0 है, यानी कि T लेस देन 0, T लेस देन 0 क्या बताता है? E लेस देन V, यानी आपकी टोटल एनर्जी पोटेंशियल से कम है, और यहां काइनेटिक लेस देन 0, मोमेंटम लेस देन 0, इसका मतलब पार्टिकल इमेजिनरी कंडीशन में है, यहां पार्टिकल रह ही नहीं सकता। अगर नेचुरली कोई पार्टिकल की बात कर रहे हो और वो मोशन करता है तो उसके पास मोमेंटम पॉजिटिव होना चाहिए, और यहां पर अलाउ नहीं हो रहा है। ये श्रोडिंजर इक्वेशन से रिलेट करके देखे, श्रोडिंजर इक्वेशन में क्या आता है? d2 psi अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू 2m अपॉन h कट स्क्वायर v माइनस ई साई। यहां पर देखिए v माइनस ई लिखा है मैंने, काइनेटिक एनर्जी की कंडीशंस के लिए V और E के लिए भी बनेगा। अगर यहां पर बात करूं मैं कि V माइनस ई क्या आएगा? लेस देन 0 आएगा, और इसमें V माइनस ई क्या आएगा? V माइनस ई ग्रेटर देन 0 आएगा,
तो ये चीजें भी ध्यान रखनी है। अब केसेस देखें इनमें। केस 1, इफ E लेस देन V, अगर एनर्जी आपकी कम है पोटेंशियल एनर्जी से, यानी कि सेकेंड कंडीशन हमने ली है E लेस देन V, तो V माइनस E क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। V माइनस E ग्रेटर देन 0। श्रोडिंजर इक्वेशन क्या थी, d2 साई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू V माइनस E इंटू साई। यहां पर आपका पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई। अब इसमें हम सब केसेस बना सकते हैं कि अगर साई आपका ग्रेटर देन 0 है, साई ग्रेटर देन 0 है, तो ये पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव, तो कह सकते हैं d2 साई अपॉन dx स्क्वायर भी कैसा, पॉजिटिव। d2 साई अपॉन dx स्क्वायर भी आपका पॉजिटिव। केस बी, अगर आपका साई लेस देन 0 है तो d2 साई अपॉन dx स्क्वायर क्या होगा, लेस देन 0 होगा। क्यों होगा, बिकॉज साई यहां पर नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव प्लस इंटू माइनस क्या रिजल्ट होगा, माइनस, तो d2 साई अपॉन dx स्क्वायर नेगेटिव होगा। और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है, मिनिमा, नेगेटिव होने का मतलब मैक्सिमा, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है मिनिमा को, मिनिमा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमा को। अगर आप देखें किसी पॉइंट पर बात कर ली जाए कि ये हो गया x इक्वल्स टू एक्स नॉट बार, मिनिमा आपका x इक्वल्स टू एक्स नॉट बार पर है, मैक्सिमा आपका x इक्वल्स टू x1 बार पर है, ठीक है, मिनिमा, मैक्सिमा। और तीसरी कंडीशन एक और ले लेते हैं, C इफ साई इक्वल्स टू 0, इसका मतलब d2 साई बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और अगर हम सॉल्व करें तो साई यहां पर क्या आता है, साई इक्वल्स टू ax प्लस बी, यानी कि साई इज ए लीनियर फंक्शन, यानी स्ट्रेट लाइन आएगा। अब इन तीनों की हेल्प से हम क्या करते हैं, ड्रॉ करके देखते हैं कैसे वेव फंक्शन पॉसिबिलिटी है। देखो x इक्वल्स टू एक्स नॉट पर मिनिमा है, यानी कुछ ऐसा फंक्शन है, ये आपका एक्स नॉट बार हो गया। फिर क्या है, x इक्वल्स टू x1 बार, ये साई लेस देन, साई ग्रेटर देन 0 हो गया, ये साई आपका लेस देन 0 हो गया, ये साई लेस देन 0, इस पे साई बता रहा हूं मैं और इस एक्सेस पे x बता रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद x1 बार पर क्या है, मैक्सिमा, जब साई आपका लेस देन 0 है, यानी साई आपका लेस देन 0, कुछ ऐसे x1 बार, और साई आपका 0, यानी कि ये लाइन है 0 पर स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया, इन दोनों को मैच करो, ये स्ट्रेट लाइन। तो x नॉट बार, x1 बार और ये, क्या ये ग्राफ किसी पीरियोडिक फंक्शन का या किसी ऑसिलेटरी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा, तो ये क्या हुआ, नॉन ऑसिलेटरी। और अगर हम यहां से एक श्रोडिंगर इक्वेशन की भी बात करें, इस टाइप की इक्वेशन है, तो इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, रियल आएगा, इमेजिनरी नहीं आएगा। और रियल आएगा इसका मतलब नॉन ऑसिलेटरी सॉल्यूशन होगा। तो d2 साई बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर साई, c स्क्वायर साई एक कांस्टेंट ले लिया, और इसका साई x अगर मैं सॉल्यूशन लिखने की बात करूं तो क्या होगा, साई x इक्वल्स टू e रेज टू पावर माइनस सी एक्स प्लस a प्लस b e रेज टू पावर प्लस C1x, C2x, C1x, C2x, इस टाइप का सॉल्यूशन आएगा कुछ,
ठीक है, तो ये सॉल्यूशन जो है वो कैसा है, रियल सॉल्यूशन है, और ये किसी भी ऑसिलेटरी स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब ये कौन सा है, क्लासिकली फॉरबिडन, बिकॉज क्लासिकली अगर देखें इस केस को तो नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लासिकली फॉरबिडन। क्लासिकली फॉरबिडन, फॉरबिडन। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव, इसका मतलब वेव फंक्शन ऑलवेज नॉन एसिलेटरी, वेव फंक्शन इज ऑलवेज नॉन ऑसिलेटरी। नेक्स्ट कंडीशन क्या लें, केस 2 लेके देखते हैं। केस 2, एनर्जी ग्रेटर देन V है, ग्रेटर देन V यानी कि V माइनस E आपका जो है क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो श्रोडिंजर इक्वेशन की बात कर ली जाए, d2 psi अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस नेगेटिव पार्ट इंटू साई। अब ये नेगेटिव है, अगेन कंडीशन क्या होगी, अगर आपका साई ग्रेटर देन 0 हुआ तो प्लस इंटू माइनस यानी कि d2 psi बाई dx स्क्वायर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अगर ये दोनों नेगेटिव, इसका मतलब x इक्वल्स टू एक्स नॉट बार आपका जो है वो कैसा होगा, मिनिमा नहीं मैक्सिमा। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमा होगा, ठीक है। b, अगर आपका साई लेस देन 0 हुआ तो d2 psi अपॉन dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब x इक्वल्स टू एक्स नॉट बार, एक्स नॉट नहीं होगा इस बार, x1 बार कर दो, क्या आएगा, मिनिमा। कंडीशन थर्ड और बची हुई है, और ये क्या है कि अगर आपका साई इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब d2 psi बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा, और मैं सिंपली लिख सकता हूं साई इक्वल्स टू क्या होगा, ax प्लस b, ठीक है। इसको भी ट्रेस करके देखें, x इक्वल्स टू एक्स नॉट, जब साई ग्रेटर देन 0 है ना, ठीक है, साई ग्रेटर देन 0, साई लेस देन 0, ये साई का एक्सेस, ये x का हो गया। साई जब आपका ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 के लिए क्या मिल रहा आपको, मैक्सिमा मिल रहा, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन है, कुछ ऐसी कंडीशन है। अच्छा, लेस देन 0 के लिए क्या मिल रहा, मिनिमा, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन है। ये आपका मैक्सिमा कहां पर, एक्स नॉट बार पर, ये मिनिमा कहां पर, x1 बार पर, ठीक है। और जब 0 की बात कर रहे हैं तब क्या है, स्ट्रेट लाइन, यानी कि इसको मिला दो। अच्छा, ये तो साइनोसॉइडल फंक्शन जैसा कुछ आ गया, इसका मतलब ये ऑसिलेटरी फंक्शन दिख रहा है। और हम देख भी सकते हैं यहां पर कि इस टाइप की इक्वेशन अगर कोई है, जैसे ये इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन हमें लिखना हो तो साई ऑफ x को आप जनरल फॉर्म में लिख सकते हो a e रेज़्ड पावर आयोटा kx प्लस b e रेज़्ड पावर माइनस आयोटा kx, ठीक है। तो ये ऑसिलेटरी फंक्शन हुआ, इसको क्या बोलते हैं, क्लासिकल अलाउड, क्लासिकली अलाउड वेव फंक्शन हमेशा कैसा होगा, ऑसिलेटरी होगा। वेव फंक्शन इज ऑलवेज ऑसिलेटरी, वेव फंक्शन हमेशा ऑसिलेटरी होगा। तो इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम करके देख लेते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा उसको यूटिलाइज करते हैं।
क्वेश्चन इज फॉर एन arbitrary potential the wave function is psi x equals to a 1 minus cos pi x cos pi x by a and 0 minus 2a x 2a otherwise साई एक्स आपको दे रखा है, कैसे पता लगाओगे? आपके पास दो कंडीशन है, आप इसको थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करें तो क्लासिकल अलाउड कंडीशन में देखिए, क्लासिकल अलाउड में साई एक्स और साई डबल डैश दोनों की बात करें, दोनों अपोजिट नेचर के हैं, यानी जिस रीजन में साई एक्स और साई डबल डैश दोनों अलग अलग है, एक अगर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो आपका वो क्या है? अलाउड रीजन है। एक तो यहां से पता लगा सकते हैं, दूसरा पता कैसे लगा सकते हो? एनर्जी से, कि किस रीजन में काइनेटिक एनर्जी आपकी पॉजिटिव आ रही है, वो क्लासिकल अलाउड है। हमें क्वेश्चन में क्लासिकल अलाउड पूछा है, ठीक है, क्लासिकल अलाउड रीजन निकालना है। क्लासिकल अलाउड रीजन इज, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो साई एक्स आपको क्या दे रखा है? ए 1 माइनस कॉस पाई एक्स बाई ए। इसको 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 ए हो गया साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 2a, ठीक है, ये तो हो गया अपना साई एक्स। अब साई डबल डैश एक्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो साई डबल डैश एक्स दैट इज साई डैश एक्स निकाले पहले। साई डैश एक्स क्या आएगा? 2 से मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा, और मैं कांस्टेंट से ही लेता हूं पहले, जो भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ए हो गया पाई बाई ए साइन पाई एक्स बाई ए साई डैश एक्स। तो ये क्या हो गया? साइन पाई एक्स बाई ए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और क्या हो जाएगा? कॉस पाई एक्स बाई ए, ठीक है। इसको हम और मॉडिफाई करें तो क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें तो अपने पास हो जाएगा ए पाई बाई ए 2a कर दो, साइन साइन ए साइन बी तो साइन 2 हो जाएगा, यानी साइन 2 पाई एक्स बाई ए। ये हो गया आपका साई डैश एक्स। इस साई डैश एक्स का आप डबल डेरिवेटिव करोगे, यानी कि साई डबल डैश एक्स निकालना है। और साई डबल डैश एक्स में देखोगे अगेन क्या आने वाला है? 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि a इंटू पाई बाई ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस 2 पाई एक्स बाई ए। तो इस तरह से आपका वेव फंक्शन मिल रहा है। जरा इनको ट्रेस करके देखें। ये आपका साई एक्स है और साई डबल डैश एक्स। साई एक्स क्या है? ए साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई 2a, और साई डबल डैश एक्स जो है वो क्या है? कॉस ऑफ दिस वन। तो इनको ट्रेस करके देखें।
अगर हम साइन स्क्वायर को ट्रेस करें तो क्या मिलेगा? कुछ ऐसा मिलेगा, 2a 0 माइनस 2a माइनस a साई ऑफ x एंड x। साई डबल डैश x को रिप्रेजेंट करें, साई डबल डैश x, तो साई डबल डैश x कैसा मिलेगा? साई डबल डैश x आपका ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये आपका माइनस 2a, ये प्लस 2a, ये a हो गया, ये माइनस a हो गया। बीच वाले पॉइंट क्या है? ये आपका a/2 है, ये 0 है, ये 3a/2 है, 3a/2, इधर माइनस 3a/2, माइनस 3a/2, और ये माइनस a/2। अब आपको कौन सा फंक्शन लेना है, कौन सा पार्ट जो है क्लासिकल अलाउड होता है, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि जिस पार्ट में साई एक्स और साई डबल डैश एक्स दोनों ही अपोजिट नेचर के हो। तो देखिए, अगर हम शुरू करें माइनस 2a से, ठीक है, तो माइनस 2a से लेके माइनस 3/2a तक दोनों कैसे है? सिमिलर है, यानी कि अपोजिट नहीं है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों x से अबव है। पर अगर आप बात करोगे माइनस 3a से बाद की, ठीक है, माइनस 3a से कौन से रीजन की, मैं इसी में मार्क करता हूं, जैसे ये रीजन हो गया, ये रीजन कौन सा है? ये रीजन आपका क्लासिकल अलाउड नहीं हो सकता। फिर यहां से देखो माइनस 3a से a/2 तक साई एक्स तो आपका हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब जहां जहां आपका साई डबल डैश एक्स पॉजिटिव है वो रीजन कभी भी क्लासिकल अलाउड नहीं हो सकता, ठीक है। तो साई डबल डैश एक्स आपका यहां पर पॉजिटिव है, साई डबल डैश एक्स आपका यहां पर पॉजिटिव है, तो जो नेगेटिव है इसका मतलब क्लासिकल अलाउड रीजन कौन सा हुआ? क्लासिकल अलाउड रीजन कौन सा रीजन हुआ क्लासिकल अलाउड? आपका एक तो माइनस 3/2a से कहां तक? माइनस a/2 तक, दूसरा a/2 से लेकर 3a/2 तक, ठीक है। तो ये कंडीशंस हम अप्लाई करके क्लासिकल अलाउड रीजन निकाल सकते हैं और वेव फंक्शन को भी चेक कर सकते हैं कौन सा वेव फंक्शन एडमिसिबल है और कौन सा नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।